अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है दैट इट इज़ अ फोर्स एंड इट इज़ बेसिकली एन ऑपोजिंग फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन भी है। द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सी एग्जांपल्स देखते हैं, जिस तरह बॉल थोड़ी देर के लिए मूव करती है, वो स्टॉप हो जाती है। सो हैव यू नोटिस व्हाई मूविंग बॉल स्टॉप्स, व्हाई बाइसिकल स्टॉप व्हेन द साइकिलिस्ट स्टॉप पेडलिंग? Naturally there must be some force that stop moving objects. Since a force not only move an object but also stop moving objects, जैसे कि हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा और स्टार्टिंग में कि फोर्स ना सिर्फ एक रेस्ट पे मौजूद ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है बल्कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकती है। तो सबसे जो कॉमन फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करती है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। So where is frictional force and how it works? So friction is a force that comes into an action as soon as a body is pushed or pulled over a surface. यानी कि अगर किसी बॉडी को सरफेस के ऊपर ड्रैग किया जाए, पुश या पुल किया जाए, तो उन दोनों के दरमियान यानी बॉडी और सरफेस के दरमियान एक फोर्स जनरेट हो जाती है जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। In case of the solid, the force of friction between two bodies depend upon the many factors such as nature of the two surfaces in contact and pressing force between them. तो आपके पास जो फोर्स है फ्रिक्शन की दो सरफेसेस की वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो ये कि फॉर एग्जांपल हम इस डायग्राम में देखें तो किस चीज पे डिपेंडेंस है। ये एक शू है, ठीक है, शू की सरफेस और जमीन की सरफेस, इन दोनों की सरफेस कैसी है, स्मूथ है या रफ सरफेस है। तो जितनी ज्यादा रफ सरफेस होती है फ्रिक्शन की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और जिस तरह आपने देखा होगा कि अगर मार्बल सरफेस है, मार्बल का फर्श है, उसके ऊपर चलना थोड़ा सा आपके लिए होता है डिफिकल्ट कि वो वहाँ पे बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है। तो उसमें ये होता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू जरा कम होती है। लेकिन अगर आप एक रफ सरफेस पे मूव करें तो वहाँ पे स्लिपरी नहीं होता क्योंकि वो रफ सरफेस होती है और वहाँ पे स्लिपिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसी तरह जब आप अपने पाम को, अपने हाथ की सरफेसेस को आपस में रब करते हैं या टेबल की डिफरेंट सरफेसेस पे रब करते हैं तो आपको डिफरेंट फीलिंग आती है। कारपेट के ऊपर डिफरेंट, पॉलिश्ड मार्बल के ऊपर डिफरेंट, ब्रिक्स के ऊपर डिफरेंट। तो अगर आप अपना हाथ जो है वो टेबल की सरफेस पे आप अगर रब करेंगे तो आपको थोड़ी सी रेजिस्टेंस फील होगी, ज्यादा रेजिस्टेंस फील नहीं होगी। कारपेट के ऊपर वो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, पॉलिश मार्बल के ऊपर बहुत रिड्यूस हो जाएगी और ब्रिक्स के ऊपर वो काफी ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि हर सरफेस पे आपका हाथ तो वही है लेकिन हर सरफेस की जो फ्रिक्शन है वो डिफरेंट हो गई क्योंकि हर एक की सरफेस डिफरेंट है, किसी की स्मूथ है, किसी की रफ है। So you will find the smoother is the surface, easier is the it is to move over the surface। यानी आपको अपना हाथ मूव करना उतना ही आसान लगेगा जितनी ज्यादा स्मूथ सरफेस होगी। तो आप इन सब चीजों पे अगर आप अपना हाथ रख करके देखें तो आपको सबसे ज्यादा प्लेन और सबसे ज्यादा स्मूथ सरफेस कौन सी लगेगी? मार्बल, ठीक है, या मे बी टेबल जो बहुत ही ज्यादा फाइन टेबल हो ऊपर से, तो आपको उसके ऊपर अपना जो है वो हाथ रब करना जो है वो बहुत ही स्मूथ फील होगा और बहुत इजीली आपकी मूवमेंट होगी हाथ की। लेकिन कारपेट के ऊपर आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। मोर एवर हार्डर यू प्रेस योर पाम ओवर द सरफेस मोर डिफिकल्ट वुड इट बी टू मूव। यानी अगर आप हाथ को बहुत ज्यादा प्रेस करके मूव करते हैं तो आपके लिए उतना ही मुश्किल होना शुरू हो जाएगा हाथ को मूव करना। तो इसका मतलब है कि दो सरफेसेस के दरमियान में जो मूवमेंट है वो दो चीज़ों पे बेसिकली अभी तक डिपेंड कर रही है। एक तो उसकी सरफेस की स्मूथनेस या रफनेस के ऊपर और दूसरा आप कितना ज़्यादा उसको प्रेसिंग फोर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर कम प्रेस करते हैं तो फ्रिक्शन कम होगी, अगर आप ज़्यादा प्रेस करते हो तो फ्रिक्शन कम होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
अगर हम देखते हैं कि जो फ्रिक्शन है, अच्छा, वाई फ्रिक्शन अपोज दी मोशन। अब फ्रिक्शन मोशन को कैसे रोकती है? नो सरफेस, इसका आंसर भी यहीं आगे दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि कैसे फ्रिक्शन मोशन को रोकती है, तो उसका ये आंसर भी लिख सकते हैं आप। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। ऑब्वियसली कोई भी सरफेस होती तो है, बहुत कुछ ज्यादा स्मूथ होती हैं, कुछ कम स्मूथ होती हैं, बट परफेक्ट स्मूथ कोई सरफेस नहीं होती। So the surface that appears smooth has pits and bumps that can be seen under a microscope. यानी आप पिट्स एंड बम्प्स, थोड़ी सी सरफेस जो है वो रफ, जो उसकी रफनेस होती है, वो आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल आई से आपको वो नजर बाजुकत नहीं होती। हालांकि मार्बल कितना ज्यादा स्मूथ है, लेकिन वो भी 100% स्मूथ नहीं है। आप उसकी सरफेस पे भी पिट्स एंड बम्प देख सकते हो अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखो। तो फिगर जो है 3.17, उसमें उन्होंने 2 ब्लॉक्स बनाए हुए वुड के, और वो हालांकि पॉलिश्ड हैं, पॉलिश सरफेस हैं, और वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं। और अगर आप उसका मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द टू स्मूथ सरफेसेस इन द कांटेक्ट शोज द गैप्स एंड, अच्छा जी, गैप्स एंड कांटेक्ट बिटवीन देम। अच्छा जी, उसके बाद देखिए ये जो आपके पास 2 ब्लॉक्स उन्होंने बनाए हुए हैं, इनको अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ये देखिए इन्होंने थोड़ा मैग्नीफाइड आपको दिखाया है। तो ये कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं दोनों सरफेसेस के ऊपर, और ये जो इनको हम कहते हैं पिट्स एंड बम्प्स, ठीक है। पिट्स यानी कि थोड़ी जो हाई वाला एरिया है वो पिट्स है, और बम्प्स जो हैं वो थोड़ा जो गहरा वाला है, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसके अंदर पिट्स एंड बम्प्स हैं, और जहाँ पे इनका कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पे ये पिट्स एंड बम्प्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। द contact points between the two surfaces from the form a sort of the cold welds। अब वैसे वेल्डिंग क्या होती है कि हम दो चीजों को आपस में जोड़ देते हैं, और दरमियान में वो एक उसमें क्या कहते हैं, उसको एक मजबूती के साथ जोड़ दिया जाता है, उसको वेल्ड कर दिया जाता है। उसमें ये होता है कि आप हीट को यूज करते हो, ठीक है, और वो परमानेंटली एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं चीजें। लेकिन कोल्ड वेल्ड का यहाँ पे ये मतलब है कि ये दोनों सरफेसेस कुछ देर के लिए आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं, क्योंकि अगर इसका कोई बम्प नीचे वाली सरफेस की किसी पिट के अंदर फिक्स हो जाए, ठीक है, तो यानी जो गहरा वाला पार्ट है इसका, उसके अंदर इसका उभरा हुआ पार्ट फिक्स हो जाए, तो जैसे वो चेन होती है साइकिल की, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह अगर ये एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाएं तो ये कोल्ड वेल्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या होगा कि ये आपस में थोड़ी देर के लिए इतने फिक्स हो जाएंगे कि इनको मूव करवाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। सो दीज कोल्ड वेल्ड्स रेजिस्ट द सरफेस फ्रॉम स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। तो इसकी वजह से इस सरफेस का इस नीचे वाली सरफेस के ऊपर स्लाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर हम इस ऊपर वाले वेट को और बढ़ा दें, यानी अभी अगर ये छोटा ब्लॉक है और इसके इस ब्लॉक की बजाय अगर हम कोई बड़ा वाला ब्लॉक इस्तेमाल कर लें, तो उससे ये प्रेसिंग फोर्स और ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। सो दस द ग्रेटर इज द प्रेसिंग फोर्स, द ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन बिटवीन द स्लाइडिंग सरफेसेस। तो इस तरीके से हमारे पास जितना ज्यादा सरफेस एरिया आपस में कांटेक्ट में होगा और जितनी ज्यादा प्रेसिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी, उतनी ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद देखिए फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट। अच्छा जी, उसके बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस पर भी फ्रिक्शन की डिपेंडेंस है। आप अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उसको ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और अगर आप उसको फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर एक बहुत बड़ा ब्लॉक है और आप उसको मूव करवाना चाहते हैं और आप कम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो वो मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप फोर्स बहुत कम लगा रहे हैं
तो दो सरफेसेस के दरमियान में फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आपकी जो फोर्स है वो उसको ओवरकम नहीं कर रही। उसके बाद क्या होता है कि इट इंक्रीजेस विद अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू सर्टेन मैक्सिमम लेवल। आप फ्रिक्शन को एक सरफेस के दरमियान एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हो। जब आप उस लिमिट से ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। इट डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस, और उससे ज्यादा वो फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं हो सकती। दैट मैक्सिमम, ये अब डेफिनेशन भी आ गई इसकी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इज नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो है वो डेफिनेशन है, आप इसको अंडरलाइन कर लें और इसके ऊपर हेडिंग भी लिख लीजिए। उसके बाद देखिए इसकी डिपेंडेंस किस पर है, इट डिपेंड ऑन द नॉर्मल रिएक्शन between the two surfaces in contact and the ratio between the force of limiting friction Fs and the normal reaction R is a constant। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये किस पे डिपेंड करती है, तो ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करती है रिएक्शन फोर्स पे। व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स? रिएक्शन फोर्स होती है कि जब जैसे टेबल के ऊपर बुक पड़ी है तो बुक का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करता है डाउनवर्ड, और उस टेबल का रिएक्शन अपवर्ड। तो यहाँ पे भी उसी रिएक्शन की बात हो रही है कि आप जब इस ब्लॉक को ऊपर नीचे रखते हैं तो ऊपर वाले ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो नीचे से उसको ब्लॉक की तरफ से एक रिएक्शन मिलता है। ये उस रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है, ये वो रिएक्शन है। So this is that reaction, capital R. So they are saying that Fs is direct proportional to R and the coefficient of friction mu. ठीक है, so यानी प्रेसिंग फोर्स जब आप अप्लाई करते हो तो एक रिएक्शन मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों की प्रोपोर्शनैलिटी होती है बेसिकली। मैं एक मिनट आपको लिख के दिखाती हूँ, यानी कि Fs is proportional to R। ठीक है, यानी जितना ज्यादा आप वेट यूज करेंगे, ऊपर वाली बॉडी का जितना ज्यादा वेट होगा या आप उस पर जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे जिसको आप मूव करवा रहे हो, तो उसको उतनी ज्यादा रिएक्शन मिलेगी। ठीक है, और फ्रिक्शन भी उतनी ही ज्यादा होगी। सो दैट Fs इज प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, दो बॉडीज के दरमियान जितना ज्यादा आप रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करोगे, यानी ऊपर वाली फोर्स पे जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, फ्रिक्शनल लिमिट भी उतनी ही बढ़ जाएगी। दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हो और इक्वल के साइन में चेंज कर देते हो, ठीक है, तो ये Fs किसके बराबर आ जाएगा? Fs विल बी इक्वल्स टू म्यू इनटू R। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला फार्मूला यहाँ पे इस तरीके से ड्राइव हुआ है इस डेफिनेशन से। तो अब Fs प्रोपोर्शनल है रिएक्शन फोर्स के, और अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। और यहाँ से अगर आप म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हो कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसकी क्या वैल्यू है, तो R को आप दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। और म्यू क्या चीज है कि द रेशियो बिटवीन, ये म्यू की डेफिनेशन है, द रेशियो बिटवीन force of limiting friction Fs and the normal reaction R is constant, and this constant is called coefficient of friction। ये इसकी definition है। ठीक है, आप इसको दो definitions ये आप लोगों ने नीट कॉपीज पे लिखनी भी है कि what is force of limiting friction, उसकी ये definition है, and what is coefficient of friction, उसकी ये definition है। और इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, तो वो ये है। ठीक है, तो आपके पास पहले ये लिखा जाएगा और इसमें से आप फिर म्यू की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो वो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि मैं म्यू की को यहाँ से अगर कहती हूँ कि फाइंड करना है मैंने, तो मैं ये वाला फार्मूला यूज करूंगी। अगर न्यूमेरिकल्स में मुझे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए आ जाता है तो मुझे ये दोनों चीजें गिवन होंगी। ठीक है,
और अगर मुझे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करनी है तो मैं ये वाला फार्मूला यूज करूंगी और म्यू और आर की वैल्यूज हम पुट करेंगे और हमें एफ एस पता चल जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास मास की वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल ब्लॉक का मास m है और जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो उसका r किसके इक्वल होगा, mg के, क्योंकि हमें पता है कि रिएक्शन फोर्स वेट के इक्वल होती है। ठीक है, r रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक। और वेट का फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, वेट का फार्मूला क्या होता है, m g। ठीक है, सो रिएक्शन फोर्स of the block is equal to the weight of the block। और वेट किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है, इसलिए हम r की जगह इस फार्मूले में mg पुट कर सकते हैं। तो अगर हम r हमें नहीं गिवन और मास गिवन है तो हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के फार्मूले को चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, यानी r की जगह हमने mg पुट कर दिया, तो ये हमारे पास fs के दो फार्मूलाज आ गए हैं। ठीक है, ओके जी, इसको हम रेज कर देते हैं और नेक्स्ट अपना चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, द फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड। जमीन के ऊपर चलने के लिए आपको फ्रिक्शन की जरूरत है। इट इज रिस्की टू रन ऑन अ वेट फ्लोर विद अ शू दैट हैव स्मूथ सोल। अगर आपने बहुत ही स्लिपरी जूता पहना हुआ है जिसकी सोल बहुत ही प्लेन है और आप कहाँ पे चल रहे हैं, वेट फ्लोर के ऊपर, तो ये बहुत ही रिस्की है, आप गिर सकते हो। ठीक है, इसलिए जमीन के ऊपर चलने के लिए भी आपको फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। इसीलिए जो एथलीट्स होते हैं वो स्पेशल शूज यूज करते हैं। सो एथलीट यूज स्पेशल शूज दैट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप। Such shoe prevent them from slipping while running fast. What will we do to stop our bicycle? We apply brakes। ठीक है, अब ये पहले उन्होंने एक एथलीट की एग्जांपल दी है कि उसके लिए कितनी जरूरी है फ्रिक्शन के। अगर वो एक प्लेन जूता पहन के रनिंग करेगा बहुत ज्यादा फास्ट, तो ऑब्वियसली वो गिर जाएगा। तो उसकी अर्थ के साथ ग्रिप को मजबूत करने के लिए वो ऐसे शूज यूज करते हैं जिनका सोल जो है वो थोड़ा ग्रिपी होता है और उसके नीचे जो है वो बम्प्स ज्यादा होते हैं। इसी तरह जिस तरह आप गाड़ियों के टायर्स को देखते हैं तो वो भी काफी रफ होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि गाड़ी ने बहुत ज्यादा तेज मूव करना होता है और उसको सड़क के साथ ग्रिप चाहिए होती है ताकि फ्रिक्शन ज्यादा हो सके। तो उसके लिए फिर उसकी जो ग्रिप है उसको मजबूत करने के लिए उसको ज्यादा रफ बनाया जाता है ताकि गाड़ी जो है वो स्मूथली चल सके। तो अब क्या होता है कि अगर आप बाइसाइकिल को रोकना चाहते हैं तो उसके भी टायर्स बिल्कुल इसी तरह होते हैं कि उनके दरमियान और साइकिल की जो टायर और सरफेस के दरमियान ग्रिप होती है, इसलिए वो मूव कर रही होती है। अगर वो स्लिपरी हो तो वो तो फिसलना शुरू कर देगी। ठीक है, और वो प्रॉपरली नहीं चल सकेगी बाइसाइकिल। लेकिन अगर हम उसको रोकना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि उस पर ब्रेक्स अप्लाई करेंगे और ब्रेक्स अप्लाई करने के रिजल्ट में बेसिकली फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है इसके दरमियान। जो आपके पास ब्रेक पैड्स होते हैं, द रबर पैड्स कॉन्टेक्ट, वेयर आर दीज, अच्छा जी, जो रबर पैड्स होते हैं वो और प्रेस्ड अगेंस्ट द रिम्स प्रोवाइडेड फ्रिक्शन, यानी आपको पता है कि जो टायर्स के साथ एक पैड अटैच होता है, ब्रेक पैड, तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई की जाती है वो रिम्स के साथ प्रेस होती है। ठीक है, दे प्रेस्ड अगेंस्ट द रिम एंड इट विल प्रोवाइड अ फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन की वजह से इट इज अ फ्रिक्शन दैट स्टॉप द बाइसिकल, तो इस फ्रिक्शन की वजह से वो बाइसिकल रुक जाती है। अच्छा, अब ये देखिए ये जूता, ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन है और इसको देखा जाए तो इसके नीचे बम्प्स हैं ताकि चलने वाले को जरा आसानी हो और उसकी ग्रिप जरा अच्छी हो। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आपके डेली लाइफ में और भी बहुत सारी एग्जांपल है जहाँ पे हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है और कुछ जगहों पे फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर हम वहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। अब ये देखिए, जैसे हमारे पास ये टायर एक रोलिंग है व्हील,
So wheel is one of the most important invention in the history of the mankind. The first thing about a wheel is that it rolls as it moves rather than to slide. अब जो टायर है वो स्लाइड नहीं करता, जैसे हमने ऊपर ब्लॉक को देखा कि ब्लॉक एक दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा था, हम उसको ड्रैग करते हैं और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाता है ड्रैग होके, तो वो स्लाइडिंग नहीं, वो स्लाइडिंग करता है, जबकि जो व्हील है उसकी स्लाइडिंग नहीं होती बल्कि ये रोल करता है। तो अब अगर देखा जाए तो इसमें जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है। कैसे रिड्यूस हो जाती है? क्योंकि हमने देखा था कि दोनों जो ब्लॉक्स हैं उनकी कांटेक्ट में जो सरफेस थी वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है, जबकि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें देखिए बहुत कम जो एरिया है वो इन कांटेक्ट है दोनों का, जो व्हील और सरफेस है वो दोनों कांटेक्ट में बहुत ही थोड़े हैं। तो इसका मतलब है कि जो दो सरफेसेस के दरमियान जितना कम कांटेक्ट होगा मोशन के दौरान, उनकी फ्रिक्शन भी उतनी ही कम होगी। इसी वजह से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है दैट इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो अगर हम किसी जगह पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहला पॉइंट या सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हम वहाँ पे जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसको इंट्रोड्यूस करवा दें और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कम कर दें। बिल्कुल इस तरह जैसे हमारे पास बहुत सारी ट्रॉलीज होती हैं, अगर हम उनको वैसे ड्रैग करें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम उनके नीचे व्हील्स लगा दें छोटे छोटे तो उनके लिए मोशन बहुत ही आसान हो जाती है, क्योंकि उनका कांटेक्ट एरिया जो होता है दोनों सरफेसेस का वो बहुत कम हो जाता है छोटे छोटे टायर्स या व्हील्स यूज करने की वजह से। दैट्स व्हाई इट इज बेनिफिशियल। अच्छा जी, उसके बाद अब एक्सल की हम इसी व्हील की बात करते हैं कि व्हेन द एक्सल ऑफ द व्हील इज पुश्ड, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द ग्राउंड at the point of contact provides the reaction force. The reaction force acts as a contact point of the wheel in the direction opposite to the applied force and the wheel roll without rupturing the cold wells. अच्छा, अब होता क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जब कांटेक्ट आता है, ठीक है, तो इनके जो कांटेक्ट पॉइंट्स में जहाँ पे कोल्ड वेल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उन कोल्ड वेल्ट्स की जो क्वांटिटी होती है वो वैसे ही बहुत कम होती है। अब जैसे ही ये व्हील थोड़ा सा रोल करता है तो ये वाला जो पार्ट है दिस वन, ये इधर नीचे आ जाता है कांटेक्ट में, ठीक है, इधर नीचे वाले सरफेस में, और ये यहाँ से हट जाता है, लेकिन इन दोनों की रप्चरिंग नहीं होती। जैसे हम स्लाइड कर रहे होते हैं ना तो एक दूसरे के साथ उनकी रगड़ होती है, बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, लेकिन जब ये स्लाइड नहीं कर रहा बल्कि रोल कर रहा है तो रोलिंग के दौरान रप्चरिंग नहीं होती इन दोनों की, ठीक है। तो ये बड़े आराम से अगला वाला पार्ट जो है वो कोल्ड वेल्ट प्रोड्यूस कर लेता है और ये वाले कोल्ड बड़े आराम से यहाँ से निकल जाते हैं। The wheel roll without rupturing and that is why the rolling friction is extremely smaller than the sliding friction. अच्छा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लें, why the rolling friction is small than the sliding friction. इसी को आप क्वेश्चन बना लें, ठीक है, why the rolling friction is extremely smaller than the sliding friction, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और आपने ये पूरा पैराग्राफ इसके आंसर में लिख देना है, ठीक है, why the rolling friction extremely smaller than sliding friction। तो ये पूरा पैराग्राफ इसका आंसर है। ऊपर से आपने दो डेफिनेशंस लिखनी है, ठीक है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, ठीक है, वो भी मैंने आपको अंडरलाइन करवा दी थी। और यहाँ से आपने क्वेश्चन लिखना है व्हाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज एक्सट्रीमली स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये तीसरा सवाल हो गया आज का और आपने ये पूरा पैराग्राफ इसके आंसर में लिखना है अपनी नीट कॉपीज के ऊपर। Okay, the fact that rolling friction is less than sliding friction is applied in a ball bearing or roller bearing to reduce the reduce losses due to the friction। अच्छा, कुछ अब मशीनरीज हमारे पास होती हैं जिनके अंदर क्या होता है कि दो दो चीजें आपस में यूं सर्कुलेट कर रही होती हैं, यानी अगर ये अंदर वाला पार्ट देखा जाए तो ये भी रोटेट कर रहा होता है टायर की तरह और जो बाहर वाला हिस्सा है ये भी रोटेट कर रहा होता है। तो अगर ये दोनों रोटेट कर रहे हैं और आपस में इन कांटेक्ट हैं, यानी बीच में ये छोटी छोटी बॉल्स नहीं है, इन बॉल्स को हम कहते हैं बॉल बेयरिंग्स या रोलर बेयरिंग्स। अब अगर मैं इनको यहाँ से निकाल दूं तो ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे के साथ अटैच्ड होके यूं
रोलिंग करेंगी और रोलिंग के दौरान इन दोनों की सरफेस आपस में इतनी ज़्यादा रगड़ खाएगी, इतनी ज़्यादा स्लाइड करेगी कि उस सरफेस का ख़राब जो है वो होना जल्दी हो जाएगा और वो जल्दी ख़राब हो जाएगी और आपको ये पार्ट्स मशीनरी के बहुत ज़्यादा जल्दी रिप्लेस करने पड़ जाएंगे। तो उसको हम रिड्यूस करने के लिए, या दूसरा एक ये भी होता है कि इनको स्लाइड करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, यानी इनकी जो रोलिंग है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी क्योंकि इनकी पूरी पूरी सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगी। तो इसको रिड्यूस करने के लिए बॉल बेयरिंग्स वगैरह बीच में ये छोटी छोटी बॉल्स रखी जाती हैं। इससे क्या होता है कि इस रिंग का और आउटर रिंग का आपस में जो कांटेक्ट है वो बहुत ही कम हो जाता है। देखें ये वाली सरफेस बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, यहाँ से कांटेक्ट नहीं है, यहाँ से कांटेक्ट नहीं है, यहाँ से कांटेक्ट नहीं है, तो बहुत सारी जो कांटेक्ट सरफेस है वो फ्री हो गई। अब फ्री होने का मतलब ये है कि कांटेक्ट ना होने की वजह से फ्रिक्शन कम हो गई। अगर फ्रिक्शन कम होगी तो इनको रोलिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बॉल बेयरिंग्स बहुत सारी चीज़ों के अंदर यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है दो सरफेसेस के दरमियान, उनको स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। अब देखिए हमारे पास ये कुछ व्हील है, दो व्हील सामने बनाए हुए हैं उन्होंने। इनके ऊपर देखिए थोड़ी थोड़ी थ्रेडिंग्स हैं, ठीक है। गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं या बाइक्स के या साइकिल्स के, उनके ऊपर ये छोटी छोटी थ्रेडिंग्स होती हैं। तो थ्रेडिंग्स ऑन द टायर्स प्रोवाइड गुड रोड ग्रिप। तो गाड़ियां जब रोड पे चलती हैं तो उन्हें फ्रिक्शन की जरूरत है। अगर वो वहां पे स्लिप होना शुरू हो जाए तो आप गाड़ी को स्मूथली चला नहीं सकोगे। जब ब्रेक लगाना चाहोगे तो बहुत मुश्किल से ब्रेक लगेगी और गाड़ी जो है वो स्लाइड करती जाएगी। सो उस चीज से बचने के लिए जो टायर्स होते हैं या व्हील्स होते हैं उन पे थ्रेडिंग्स होती हैं, ठीक है। द व्हील विल नॉट रोल ऑन पुशिंग it if there will be no friction between the wheel and the ground। तो अगर हमारे पास जो व्हील और ग्राउंड है उसके दरमियान फ्रिक्शन नहीं है तो आप उसको रोल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो रोलिंग उसकी मुश्किल हो जाएगी अगर टायर और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन नहीं होगी। तो अगर हम फ्रिक्शन को देखें तो वो हमारे लिए कुछ केसेस में डिजायरेबल है। So the friction is desirable for a wheel to roll over the surface. It is dangerous to drive on a wet road because the friction between the road and the tire is very small। कब small होती है? अगर रोड गीला है, जैसे बारिश के दौरान रोड गीले होते हैं तो स्लो ड्राइविंग करनी चाहिए क्योंकि उस टाइम पे टायर्स और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। तो इससे क्या होता है, दिस इंक्रीज द चांस ऑफ स्लिपिंग द टायर्स फ्रॉम द रोड, और एक्सीडेंट हो सकता है। सो द थ्रेडिंग्स ऑन द टायर इज डिजाइंड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, thus the threading improves road grip and make it safer to drive even on the wet road। अच्छा जी, अब इसमें हम एक क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि how we can improve the road grip between tires and road, ठीक है। तो हम ये जो थ्रेडिंग्स हैं, हाउ दीज थ्रेडिंग्स हेल्प्स टू इम्प्रूव द रोड ग्रिप, ठीक है। तो आप या ये भी तीसरा ये भी हो सकता है कि वाई इट इज डेंजरस टू ड्राइव ऑन द वेट रोड। तो आपके पास तीन क्वेश्चन यहाँ से मतलब हो सकते हैं और तीनों का सेम आंसर ये पूरा पैराग्राफ हो सकता है, ठीक है। सो कि ग्रिपिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या जो वेट रोड है उस पे एक गाड़ी का मूव करना क्यों डेंजरस है, व्हाई इट इज डेंजरस टू ड्राइव ऑन द वेट रोड। तो आप ये पूरा पैराग्राफ पेज नंबर 74 पे जो है वो आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है अ साइकिलिस्ट applies brakes to stop his her bicycle। As soon as the brakes are applied, the wheels stop rolling and begin to slide over the road। अब जब ब्रेक अप्लाई की जाती है तो उसकी व्हील्स की जो रोलिंग है वो रुक जाती है क्योंकि आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, और थोड़ी देर के लिए वो टायर स्लाइड करता है, बिल्कुल मिनिमम टाइम के लिए। तो क्योंकि हमें पता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है रोलिंग फ्रिक्शन से,
इसलिए क्या होता है, as the sliding friction is much greater than the rolling friction, therefore the cycle stops very quickly. तो साइकिल जो है वो बहुत जल्दी रुक जाती है क्योंकि आपने उसको स्लाइड करवा दिया, आपने उसकी रोलिंग को रोक दिया, ब्रेक लगा के आपने टायर की रोलिंग को स्टॉप किया है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए स्लाइड करेगा और स्लाइडिंग की वजह से साइकिल रुक जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद देखिए क्विक क्विज को भी आप देख सकते हैं कि व्हाई इट इज इजी टू रोल अ सिलेंड्रिकल इरेजर ऑन अ पेपर शीट देन द स्लाइड देन टू स्लाइड इट। इसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये मैं आपको आंसर रिटर्न फॉर्म में लिख दूंगी। ठीक है, एंड डू यू रोल और स्लाइड द इरेजर टू रिमूव द पेंसिल वर्क फ्रॉम आवर बुक। ऑब्वियसली हमें पता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होती है स्लाइडिंग से, इसलिए हमें स्लाइड करना मुश्किल होगा और रोल करना पेपर के ऊपर इरेजर को ज़्यादा आसान होगा। यही वो पूछ रहे हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा आसान है, और दूसरे में वो कर रहे हैं कि आप जब पेंसिल का जो लिखा हुआ काम होता है नोटबुक से उसको रेज करना चाहते हैं तो आप रेजर को स्लाइड करते हैं या रोल करते हैं। देखिए रोल करने से तो फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस ही नहीं होगी, आपको रेज करने के लिए रेजर और पेपर के दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए, तो आप रेजर को स्लाइड करते हो, जो आपने लिखा हुआ होता है उसके ऊपर स्लाइडिंग करते हैं रेजर की। तो जैसे ही आप उसको स्लाइड करोगे तो बहुत इजीली वो रेज हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि वी विल स्लाइड द रेजर टू रिमूव द पेंसिल वर्क फ्रॉम आवर नोटबुक। ठीक है, तो दोनों के आपको आंसर मैंने दे दिए हैं, रिटर्न फॉर्म में भी दे दूंगी। बस आपको समझ आ गए हैं तो इट्स फाइन। अच्छा, उसके बाद देखिए कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं इसी से रिलेटेड कि अगर हमारे टायर्स और रोड के दरमियान अगर फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो क्या होगा, और अगर फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होगा। अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम हमारा ब्रेक्स जब अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है और गाड़ी रुक जाती है। लेकिन कुछ केसेस में होता है कि बाज़ ज़ात गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक गाड़ी की स्पीड को ओवरकम नहीं कर पाती, तो जब हम उसको रोकते हैं तो वो रुकती नहीं है, बेशक आप मैक्सिमम ब्रेक्स लगा दें तो वो उसकी स्पीड के साथ कंपैटिबल नहीं होती या वो उसको रोक नहीं पाती, तो गाड़ी स्किड कर जाती है। ठीक है, यानी कि आप ब्रेक्स तो अप्लाई कर रहे हो लेकिन गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो गाड़ी रुकती नहीं है, लेकिन टायर्स पे तो आपने ब्रेक लगाई हुई है, आप टायर्स रोल नहीं कर रहे, लेकिन गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो उन ब्रेक्स की वजह से रुकती नहीं है, बल्कि टायर्स रोल नहीं होते बल्कि वो रोड के ऊपर स्लाइड करना शुरू कर देते हैं और स्किडिंग होना शुरू हो जाती है। सो ये देखिए, ये आपके पास फिगर में भी बना हुआ है, अ कार स्किडिंग। ठीक है, तो ये कार कुछ लोग स्पोर्ट्स के तौर पर करते हैं और काफ़ी डेंजरस होता है ये। सो आपके पास ये ब्रेकिंग एंड स्किडिंग जो है ये फ्रिक्शन से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स हैं, इसको अब हम स्टडी करते हैं। द व्हील ऑफ द मूविंग व्हीकल हैव टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स। हमारे पास जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं वो दो होते हैं, एक अलोंग द रोड होता है और दूसरा जो है वो हमारे पास रोटेशन ऑफ द व्हील अबाउट देयर एक्सिस। तो हमारे पास जो टायर है उनकी मोशन दो तरह की हो रही है, एक तो अलोंग द रोड, ठीक है, और दूसरा उसकी रोटेटरी मोशन हो रही है। एक वो लीनियर मोशन में है और एक वो रोटेटरी मोशन कर रहा है। ठीक है, एक अलोंग द लाइन रोड के ऊपर और दूसरा क्योंकि टायर जो है वो अपने व्हील जो है वो अपने एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दे हैव टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जब हम एक मूविंग व्हीकल को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, तो टायर्स और रोड के दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। सो to move the vehicle on the road as well as to stop a moving vehicle requires friction between its tires and the road. For example, if the road is slippery और the tires are worn out, यानी टायर्स के जो थ्रेडिंग्स है वो बहुत ज़्यादा गाड़ी के चलने की वजह से ख़राब हो चुके हैं, तो क्या होगा कि टायर्स जो हैं स्लिपरी रोड होने की वजह से या बारिश की वजह से अगर गीली है तो टायर्स जो है वो रोलिंग की बजाय क्या होना शुरू हो जाएंगे, स्लिप होना शुरू हो जाएंगे रोड पे। सो द व्हीकल विल नॉट मूव
if the wheel starts slipping at the same point on the slippery road. And thus, for the wheel to roll, the force of friction, gripping force between the tires and the road must be enough that prevents them to slip. तो आपके पास उसको स्लिपिंग से बचाने के लिए एनफ फ्रिक्शनल फोर्स होने चाहिए. तो इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारे लिए काफी जरूरी भी है गाड़ियों को मूव करवाने के लिए. सो सिमिलरली टू स्टॉप अ कार क्विकली अ लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये तो होगा हमारा एक केस कि अगर हमारे पास स्लिपरी रोड है तो वहां पे हमें फ्रिक्शन चाहिए टू मूव इट, यानी हम उसको चलाने के लिए हमें फ्रिक्शनल की फोर्स चाहिए. लेकिन अगर हमारे पास एक गाड़ी मूव कर रही है, नॉर्मल रोड पे चल रही है और हम उसको रोकना चाहते हैं तो भी हमें फ्रिक्शन चाहिए. सिमिलरली टू स्टॉप अ कार क्विकली large force of friction between the tires and the road is needed, but there is a limit to this force of friction that tires can provide. And if the brakes are applied too strongly, the wheels of the car will lock up, stop turning, यानी उनकी rolling रुक जाएगी, and the car will skid due to its large momentum. यानी क्योंकि अगर स्पीड बहुत ज्यादा है या आप फौरन से ब्रेक अप्लाई करते हो तो फौरन ब्रेक अप्लाई करने की वजह से उस पॉइंट पे उसके पास मोमेंटम बहुत ज्यादा होती है, यानी कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है जिसकी वजह से वो रुकती नहीं है. यानी कि जो आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो वो इतनी ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं प्रोड्यूस कर पाती कि गाड़ी रुक सके, तो वो थोड़ी सी मूव करती रहती है. लेकिन ब्रेक की वजह से टायर्स लॉक हो चुके होते हैं, वो रोल नहीं करते तो वो स्लाइड करना शुरू कर देते हैं. दैट इज बेसिकली स्किडिंग. सो इट विल लूज इट्स डायरेक्शनल कंट्रोल that may result in an accident. तो स्किडिंग की वजह से गाड़ी की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, गाड़ी मुड़ सकती है, अपनी डायरेक्शन को लूज कर सकती है, जो कि सीवियर एक्सीडेंट भी कॉज कर सकती है. सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ स्किडिंग, it is advisable not to apply brakes too hard that lock up their rolling motion, especially at the high speed. तो इसलिए ज्यादातर बहुत ज्यादा तेज स्पीड के साथ जब मूवमेंट हो रही होती है, गाड़ी चल रही होती है, तो ये अवॉइड करना चाहिए कि आप फौरन से ब्रेक अप्लाई ना करें बल्कि स्लोली ब्रेक्स अप्लाई करें. और पहली बात कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ मूव भी नहीं करना चाहिए कि एकदम आपको स्पीड जो है वो कम करनी पड़े और एकदम ब्रेक्स लगानी पड़े. सो मोर एवर इट इज़ अनसेफ टू ड्राइव एट द व्हीकल विद द worn आउट टायर्स. और ये भी नहीं कि आपके टायर जो हैं वो बहुत ज़्यादा घिस गई हों और उनकी जितनी भी उसके ऊपर थ्रेडेड हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हों, तो वो भी नहीं होना चाहिए टायर्स के ऊपर, ताकि क्योंकि ऐसे टायर्स के साथ अगर आप मूव करेंगे, गाड़ी चलाएंगे तो इट इज़ अनसेफ. ठीक है, इस पर भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई इट इज़ अनसेफ टू ड्राइव with the torn out tires or to apply hard brakes. ठीक है, तो इस पैराग्राफ पे भी क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, या हाउ द व्हीकल स्किड. ठीक है, स्किडिंग कैसे होती है उसका भी आपका यही पूरा पैराग्राफ आंसर हो सकता है कि गाड़ी स्किडिंग कैसे करती है और क्या क्या उसके कॉजेज होते हैं. ठीक है, ओके जी, हमारे पास जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है फ्रिक्शन के. क्योंकि फ्रिक्शन हमें कई पॉइंट्स पे रिक्वायर्ड होती है और कई पॉइंट्स पे हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती, सो वो हम देख लेते हैं. फ्रिक्शन हैज एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस. So friction is undesirable when moving at high speed. जब आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे मूव कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि फ्रिक्शन जो है उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव कर सकें. जैसे बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करने वाले जो एरोप्लेन्स और हमारे पास ट्रेन्स हैं, उनकी मोशन हमें फास्ट चाहिए होती है, तो उसमें यही हमारा प्रॉब्लम होता है कि कोई ऐसा मेथड हो कि हम इसकी फ्रिक्शन को कम से कम कर सकें. यानी कि एयर की जो मोशन है, सॉरी एयर की जो फ्रिक्शन उसको हो रही होती है एयर एरोप्लेन्स को और बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग ट्रेन्स को, उसको रिड्यूस किया जा सके. ठीक है, तो इसलिए उनकी जो आगे से शेप होती है वो बहुत ज़्यादा
स्ट्रीम लाइन होती है, फिश की तरह की होती है, ताकि एयर फ्रिक्शन कम से कम हो जाए, ठीक है। और इसी तरह कुछ केसेस में हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। सो इस तरह एंड अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई बहुत ज़्यादा फास्ट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी फ्रिक्शन को हमने क्यों रिड्यूस करना होता है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो वो उसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा कम कर देगी, लिमिटेड कर देगी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी इज लॉस्ट एज अ हीट एंड साउंड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द वेरियस मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। And in machines, friction also causes the wear and tear of their moving parts. तो मशीनरी वगैरह के अंदर भी देखा जाए तो वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये दो तीन केसेस हैं जिनको आप कह सकते हो कि वेयर द फ्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। किन किन केसेस में आपको फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो ये हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फास्टली मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, और जो मशीनरी होती है उनके पार्ट्स के दरमियान भी हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना होता है। इसीलिए मशीनरी को लुब्रिकेट करते रहते हैं ताकि उनके दरमियान वियर एंड टियर कम से कम हो और आपको मशीनरी के पार्ट्स जल्दी चेंज ना करने पड़े, ठीक है। ओके जी, कुछ टाइम ऐसे भी होता है कि हमारे पास फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट होती है इट इज़ डिज़ायरेबल, यानी कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिसमें फ्रिक्शन के बगैर हम काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, पहला पॉइंट क्या है कि वी कैन नॉट राइट इफ देयर विल नॉट बी एनी फ्रिक्शन बिटवीन द पेपर एंड पेंसिल, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो सकता है। आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं कि write the cases या write the situation in which friction is needed and write the situation in which friction is not needed। तो आप उनको पॉइंट्स में ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट जहाँ पे फ्रिक्शन की ज़रूरत है, इट enables us to walk on the ground, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है, ठीक है, फ्रिक्शन enables us to walk on the ground, यानी अगर हमारे पाँव और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम चल नहीं सकेंगे, ठीक है। और उसके अलावा वी कैन नॉट रन ऑन द स्लिपरी ग्राउंड, वो इसी वजह से है कि स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर आप जब चलते हैं तो आपके पाँव और ग्राउंड के दरमियान फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से चलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो अ स्लिपरी ग्राउंड ऑफर वेरी लिटिल फ्रिक्शन, यहाँ तक ये आपका पूरा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। So hence anybody who tries to run on a slippery ground may meet an accident. Okay. उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि सिमिलरली इट इज डेंजरस टू अप्लाई ब्रेक्स विद अ फुल फोर्स टू स्टॉप फास्ट मूविंग व्हीकल ऑन अ स्लिपरी रोड एंड बर्ड्स। थर्ड पॉइंट, इसको आप शॉर्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना, ये सारा बेशक ना लिखें। एंड बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। तो बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं, उनको भी फ्लाई करने के लिए जैसे आपको ज़मीन पे चलने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, या देखें हम एक हाई हिल पे चलने के लिए या क्लाइंब करने के लिए आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। इसी तरह जो आपके पास बर्ड्स हैं उनको फ्लाई करने के लिए एयर की रेजिस्टेंस चाहिए होती है। So that's why reaction of the air is very necessary for the birds to fly. So thus in many situations we need friction, while in other situations we need to reduce it as much as possible. So ये हमारे पास कुछ केसेस हमने पढ़े जिसमें कुछ में आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत है और कुछ में आपको फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, ये कुछ आपका रिटर्न ऐसे उन्होंने कहा कि राइट अ ड्रीम ड्यूरिंग विच यू आर ड्राइविंग अ कार एंड सडनली द फ्रिक्शन डिसअपीयर्स एंड व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो ये आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी हो सकती है कि आप सोचें कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और फ्रिक्शन जो है वो सडनली डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। रियलिटी में तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर फ्रिक्शन डिसअपीयर हो जाती है तो क्या होगा? ऑब्वियसली कार जो है वो मूव अगर कर रही है तो करती रहेगी और वो कभी भी स्टॉप नहीं होगी, यानी आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो वो नहीं रुकेगी। आप यानी जब तक के कुछ कोई चीज़ नहीं रास्ते में आ जाती, यानी इसका मतलब है कि आपका ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक्सीडेंट ही होगा अगर फ्रिक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है।
तो आपकी गाड़ी कब रुक सकेगी? जब आपकी गाड़ी किसी चीज़ के साथ टकराएगी, यानी उसको कोई फिर और कोई फोर्स लगेगी, क्योंकि टायर्स और रोड के दरमियान का फ्रिक्शन खत्म हो गई, ठीक है। तो ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन होती है अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाए। उसके बाद देखिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं कि हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए नेसेसरी है। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन लिखें, राइट दी मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, राइट दी मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। और आपने ये 4 पॉइंट इसमें लिख देने हैं। तो पहला क्या पॉइंट है, कैसे हम कर सकते हैं कि हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को स्मूथ बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ करें, ठीक है। जितनी ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। उसके अलावा जो फास्ट मूविंग सरफेसेज हैं उनको स्ट्रीमलाइन बना दिया जाए, ठीक है। फिश शेप, जैसे ये आपको ट्रेन नज़र आ रही है, स्ट्रीमलाइन बुलेट ट्रेन होती हैं, ताकि वो ज़्यादा फास्टली मूव करें और एयर की फ्रिक्शन उनको कम से कम मिले। एरोप्लेन्स भी आगे से बिल्कुल इसी तरह होते हैं, पॉइंटेड। तीसरा पॉइंट है लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सर्फेसेस, यानी जो दो स्लाइडिंग सर्फेसेस हैं उनको दरमियान में ऑयलिंग कर दी जाए, या कोई और पाउडर फॉर्म में लुब्रिकेंट है वो लगा दिया जाए, तो स्लाइडिंग को हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह जैसे कैरम बोर्ड आप लोग खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड की जो सरफेस होती है और वो जो स्लाइडिंग करते हैं ऊपर, उसकी जो होती हैं डिस्क होती हैं, उनके ऊपर वो पाउडर डाला जाता है उसको लुब्रिकेट करने के लिए, ताकि वो आसानी से उसके ऊपर स्लाइड करें डिस्क, ठीक है ना, कैरम बोर्ड के ऊपर। तो बिल्कुल वो इसीलिए लुब्रिकेट किया जाता है ताकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाए। उसके बाद बॉल बेरिंग्स, शुरू में ही हमने पढ़ा था कि बॉल बेरिंग्स यूज किए जाते हैं रोलिंग के लिए, ताकि रोलिंग फ्रिक्शन को जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस कराया जा सके और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कम किया जा सके, और इस तरह भी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था फ्रिक्शन का, और इसमें मैंने 2-3 क्वेश्चंस आपको बताए हैं जो आपने एज इट इज नोटबुक्स के ऊपर करने हैं, ठीक है। और जो अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर वो आप लोगों ने मुझसे पूछना है, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।